पिछले दिन हम लोगों ने इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव पर चर्चा की थी। आप याद करें, इलेक्ट्रोड क्या है? एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें धातु की छड़ या प्लेट आंशिक रूप से धातु के लवण के घोल में डूबी रहती है। इसी व्यवस्था को, इसी डिवाइस को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। और आप थोड़ा पीछे से याद करेंगे, देखेंगे कि जब ये व्यवस्था बनती है तो धातु की सतह पर एक दोहरी सतह का, आवेश की दोहरी सतह, डबल लेयर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का निर्माण होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोड की सतह पर एक विभव, एक पोटेंशियल उत्पन्न होता है, एक पोटेंशियल डेवलप करता है। इस विभव को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इलेक्ट्रोड विभव की प्रत्यक्ष माप संभव नहीं है, उसको सीधे सीधे मापा नहीं जा सकता है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोड विभव की प्रत्यक्ष माप क्यों संभव नहीं है। तो देखें, इलेक्ट्रोड चाहे कोई हो, वहां पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। यानी किसी इलेक्ट्रोड पर या तो ऑक्सीकरण होता है या अवकरण होता है। इलेक्ट्रोड एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड होता है या रिडक्शन इलेक्ट्रोड होता है। और आपको बहुत पहले से पता है, हाई स्कूल से पता है कि ऑक्सीकरण या अवकरण अर्ध प्रतिक्रियाएं हैं। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन से ये कभी भी अकेले नहीं होते। ऑक्सीकरण या अवकरण अकेले अकेले नहीं होते हैं, जब भी होते हैं साथ होते हैं। वास्तव में ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन एक कंप्लीट रिएक्शन है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया एक पूर्ण प्रतिक्रिया है। तो इलेक्ट्रोड पर या तो ऑक्सीकरण होता है या अवकरण होता है, जो अर्ध प्रतिक्रियाएं हैं। इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव का प्रत्यक्ष मापन संभव नहीं होता है, क्योंकि ये प्रतिक्रिया अकेले अकेले हो ही नहीं सकती। तब इलेक्ट्रोड विभव मापेंगे कैसे? इलेक्ट्रोड विभव मापने के लिए किसी इलेक्ट्रोड का, अगर आपको इलेक्ट्रोड विभव मापना है तो उसको एक मानक इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देते हैं और इसके फलस्वरूप जो विभव प्राप्त होता है वो इलेक्ट्रोड विभव निकलता है। इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए प्रायः हम लोग इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हैं, जिसका इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। तो जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है उसको हम लोगों ने क्या किया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया, और इसके फलस्वरूप जो भी विभव प्राप्त होता है, वास्तव में जब दो इलेक्ट्रोड जुड़ गए तो यह व्यवस्था सेल कहलाती है। तो सेल का जो विभव होता है वो उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है, जिस इलेक्ट्रोड को आपने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया है। नेक्स्ट, अब हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या सिंपली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर हम लोग चर्चा करें, इसके पहले जरा देख लेना होगा प्लेटिनीकृत प्लेटिनम। प्लेटिनीकृत प्लेटिनम एक शब्द इसमें आएगा, तो इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है कैसे, जरा देखें।
कि प्लेटिनम के पतले पत्थर को, ये हुआ, इस शब्द के लिए हम लोग अभी केवल चर्चा कर रहे हैं। जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात होगी, प्लेटिनीकृत प्लेटिनम, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम, इसका निर्माण कैसे होता है कि प्लेटिनम के पतले पत्थर को क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल में डुबाकर इस घोल से प्रत्यक्ष विद्युत धारा, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग संक्षेप में डीसी कहते हैं, तो प्रत्यक्ष विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसके फलस्वरूप पत्थर के ऊपर कार्बन ब्लॉक जमा होते हैं। इस तरह से जो हम लोगों को प्लेटिनम का प्लेटिनम का पत्थर प्राप्त होता है, उसे प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम कहते हैं। इसकी जरूरत हम लोगों को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में पड़ेगी। तो देखें होता क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। देखिए क्या है, ये एक शीशा का बर्तन है, आप देख रहे हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मोलर घोल 1 MHCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मोलर घोल 1 MHCl रखा हुआ है। और देखिए ये क्या है, शीशा की एक नली है, यहाँ से इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने की व्यवस्था होती है। और इस हाइड्रोजन गैस का दबाव होता है एक वायुमंडलीय दबाव के बराबर, अर्थात 1 एटम। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस होती है और इसमें क्या है, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है पारा, शीशा की नली है, इसमें पारा है। और इससे होते हुए तांबा का एक तार आता है, जिसके सिरा पर यहाँ पर क्या है, वही प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम की प्लेट लगी होती है। इस तरह से ये प्लेट लटकी होती है और टेम्परेचर को हम लोग रखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, तापमान होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हम लोगों का क्या, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब क्या हुआ कि एक वायुमंडलीय दबाव पर हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनीकृत प्लेटिनम के संपर्क में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मोलर घोल में रखा जाए, तो इस तरह से जो इलेक्ट्रोड बनता है उसको हम कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इस इलेक्ट्रोड में आप सोचेंगे कि इलेक्ट्रोड की परिभाषा देते समय हमने कहा कि धातु की छड़ या प्लेट को आंशिक रूप से धातु के लवण के घोल में डुबाया जाए। यहाँ तो कुछ कोई धातु दिख नहीं रहा है। यहाँ जो इस इलेक्ट्रोड की सतह पर हाइड्रोजन गैस अवशोषित होती है, वही हाइड्रोजन गैस धातु की तरह व्यवहार करती है। और देखिए इस इलेक्ट्रोड पर प्रतिक्रिया क्या होती है, आप देखें, हाइड्रोजन अणु पहले हाइड्रोजन परमाणु में बदलता है और फिर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर हाइड्रोजन आयन में बदल जाता है। यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है। और इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है। इस इलेक्ट्रोड के साथ, अर्थात मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अगर किसी धातु के इलेक्ट्रोड को हम लोग जोड़ देते हैं, तो इसके फलस्वरूप जो सेल प्राप्त होता है, उस सेल का जो विभव होता है वो उस धातु के इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होता है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है।
इस प्रकार से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक बहुत उपयोगी इलेक्ट्रोड है, न केवल अपने लिए बल्कि बाकी इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव का मान बतलाने के लिए भी। अब हम लोग एक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो इसे पढ़ना ही है, विद्युत रसायन में तो इसे पढ़ना ही है, इससे संबंधित बातें रसायन शास्त्र के अन्य अध्यायों में या कहीं कहीं भौतिकी में भी होती रहती है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से आप पढ़िए। यह है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी। देखिए, एक शब्द में कहे तो श्रेणी है, किसकी श्रेणी? तत्वों की श्रेणी। इस श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ है? विभिन्न तत्वों को उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के गुण के घटते हुए क्रम में, अर्थात जो तत्व जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है वो इस श्रेणी में उतना ऊपर है, पहले है, और कठिनाई से इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले तत्व इस श्रेणी में उससे नीचे। इस श्रेणी में सबसे ऊपर है लिथियम और सबसे नीचे है फ्लोरीन। विद्युत रासायनिक श्रेणी के एक भाग को यहां दिया हुआ है। यहां पर जो वृत्त या तारा बनाए हुए हैं इनको आप मत देखिएगा, यानी ऐसा मत समझिएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये बनाना, ये आपको पढ़ाने के लिए, बताने के लिए बनाए गए हैं। तो एक भाग यहाँ दिया हुआ है, देखिए, लिथियम, पोटासियम, बेरियम, इस तरह से होते हुए, और क्रोमियम ये बगल में नहीं है, ये उसके क्रोमियम के नीचे ये सब है। चूँकि इस बोर्ड पर नहीं आ सकता था इसलिए इसको यहाँ पर बगल में लिख दिया गया है। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के विभिन्न तत्वों का एक भाग है जिसकी जरूरत बार बार पड़ती है। तो देखें, यह है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी से बहुत सारे महत्वपूर्ण बातों का पता चलता है। जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर है, जितना पहले है, वह उतना ही प्रबल अवकारक अर्थात दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। अर्थात जैसे जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप ऊपर से नीचे आते हैं, वैसे वैसे तत्वों के अवकारक गुणों में अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के गुण में कमी आती है। यानी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स decreases when you move upward to downward in electrochemical series। ऊपर से नीचे आने पर विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो विभिन्न तत्व हैं उनके अवकारक गुणों में कमी आती है, अर्थात ऑक्सीकारक गुणों में वृद्धि होती है। तो ये कुछ तत्व हैं। क्या पहली बात है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के अवकारक गुणों में कमी आती है। दूसरी बात, आप देखते होंगे कि जस्ता, लोहा, ये जो तत्व हैं तनु अम्लों के साथ जब प्रतिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन मुक्त होती है। यानी तनु अम्लों से, डाइल्यूट एसिड से जस्ता और लोहा जैसे तत्व हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, मुक्त करते हैं। लेकिन वही अन्य तत्व जो हैं जैसे तांबा, मरकरी, ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं कर पाते। वजह, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन सा तत्व
तनु अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त करेगा और कौन सा नहीं करेगा, इसके लिए सीधी सी बात है। आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखिए, कहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन के अवकारक गुण को शून्य माना गया है। तो जो तत्व हाइड्रोजन के ऊपर स्थित हैं वो क्या करते हैं, तनु अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, और जो नीचे हैं वो हाइड्रोजन मुक्त नहीं करते। जैसे जस्ता को देखें, जस्ता विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर है, इसलिए जस्ता की प्रतिक्रिया जब तनु अम्ल के साथ होती है, डाइल्यूट एसिड के साथ होती है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन मुक्त होता है। ये पूछा जाता है कि जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन मुक्त करता है, किंतु तांबा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन मुक्त नहीं होते। वजह, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जस्ता का स्थान हाइड्रोजन के ऊपर है, किंतु तांबा का स्थान हाइड्रोजन के नीचे है। इसलिए जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या जस्ता और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन मुक्त होती है, लेकिन तांबा के साथ अगर ये अम्ल प्रतिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन मुक्त नहीं होती। और आप देखें कि इस श्रेणी में जो ऊपर तत्व स्थित हैं, जैसे लिथियम से लेकर सोडियम तक, जाहिर है ये प्रबल अवकारक हैं, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, अर्थात प्रबल विद्युत धनात्मक हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। तो ऐसे प्रबल अवकारक, प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व जो इस श्रेणी में आपको लिथियम से लेकर सोडियम तक दिखलाई दे रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये जल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। तो सामान्य स्थिति में इनकी प्रतिक्रिया इन धातुओं की जो दिखाए गए हैं, लिथियम, पोटासियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम और सोडियम, ये जब जल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं सामान्य स्थिति में भी, तो हाइड्रोजन मुक्त होती है। अब आप इस आइए कि अब सोडियम से दुर्बल विद्युत धनात्मक तत्व, किंतु लोहा से प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व, देखिए कहां विद्युत रासायनिक श्रेणी में, लोहा यहां है। तो आप देखें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जस्ता, क्रोमियम और स्वयं लोहा, ये जो धातु हैं क्या करते हैं, जब इन जलवाष्प को विघटित कर देते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है ना, और तब होता है जलवाष्प जब विघटित होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो देखिए लिथियम से लेकर सोडियम तक के तत्व जो हैं जल के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं ठंडे जल के सामान्य स्थिति में, लेकिन ये क्या होता है, मैग्नीशियम से लेकर लोहा तक के तत्व जो हैं वो क्या करते हैं, जब इनकी प्रतिक्रिया जलवाष्प के साथ होती है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान कम से कम हो, वैसी स्थिति में जलवाष्प का विघटन हो जाता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और फिर याद कर लें कि जो तत्व हाइड्रोजन के नीचे हैं वो तनु अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करते हैं। एक बात और आप देखिएगा कि लोहा में जंग लगता है लेकिन तांबा में जंग नहीं लगता, प्लेटिनम में, सोना में जंग नहीं लगता, चांदी में जंग नहीं लगता। चांदी की सतह मलिन पड़ती है, उसका दूसरा कारण है, वो रस्टिंग नहीं है। तो देखिए आप, तो अब यहां किस धातु की सतह पर जंग लगेगा और किस धातु पर जंग नहीं लगेगा, इसका उत्तर भी हम लोगों को मिलता है विद्युत रासायनिक श्रेणी से। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन के ऊपर स्थित हैं उनमें जंग लगता है, और वैसे धातु जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में
हाइड्रोजन के नीचे स्थित हैं उनमें जंग नहीं लगता है। अब एक और बात कि बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है कि लोहा या जस्ता की प्रतिक्रिया जब कॉपर सल्फेट के घोल से होती है तो कॉपर मुक्त होता है, किंतु कॉपर की प्रतिक्रिया अगर जिंक सल्फेट या फेरस सल्फेट के साथ होती है तो इन धातुओं का विस्थापन नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपके पास प्रश्न है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसको भी आप जान लें। पूछा जाता है कि लोहा और कॉपर सल्फेट के घोल के बीच प्रतिक्रिया होने पर क्या होता है, फेरस सल्फेट का घोल प्राप्त होता है और तांबा प्राप्त होता है। यानी लोहा कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित कर देता है, लेकिन अगर कॉपर हम लोग लें तो क्या होता है और फेरस सल्फेट के घोल के साथ इसकी प्रतिक्रिया कराएं तो प्रतिक्रिया नहीं होती। वैसे ही जस्ता भी करता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको दिमाग में रखिएगा। यह सवाल परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। कारण बतलाए में, कारण बतलाए में यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। कारण देखिए, वैसे धातु जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित हैं, वे अपने नीचे स्थित धातु के लवण के घोल से धातु को विस्थापित कर देते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी आपके सामने है। देखिए, लोहा या जस्ता क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर के ऊपर है। इसलिए क्या होता है, लोहा या जस्ता की प्रतिक्रिया कॉपर सल्फेट के घोल के साथ होती है तो तांबा विस्थापित हो जाता है कॉपर सल्फेट के घोल से। लेकिन चूंकि कॉपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहा के नीचे स्थित है, इसलिए फेरस सल्फेट के घोल से जब तांबा की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, इस तरह का कोई विस्थापन, इस तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। यह विद्युत रासायनिक श्रेणी हुई। इससे आगे की बात हम लोग अगले दिन करेंगे। हम लोग अगले दिन सेल पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है सेल पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आप इलेक्ट्रोड इत्यादि को बढ़िया से पढ़ के, तो इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इन सबको एक बार रिवीजन करके तैयार रहिएगा, तब आप सेल के बारे में पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष अगले दिन।